अ वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो हम लोग अभी तक पढ़ रहे थे कि करेंसी डेप्रिसिएशन क्या होता है और इसके बारे में छोटा सा इंट्रोडक्शन हम लोगों ने किया था कि क्या होता है कि जब अगर कभी भी हम लोग एक पेन के एग्जांपल से पढ़े थे कि अगर पेन की रेट मान लो पहले 60 थी और अब जाके पेन की रेट जो चेंज हो गई वो 80 बन जाएगी, तो हम ये कह सकते हैं ना कि पेन की रेट पहले से और अब में क्या हो गई, चेंज हो गई। और चेंज कैसी हुई, इंक्रीज हो गई। अगर हम इसी एग्जाम्पल को पेन से हटा के डॉलर में करते हैं तो $1 जो है, पहले अगर हमें 60 रुपये पे करने पे $1 के इक्विवेलेंट चल रहा था, वही आज के रेट में अब $1 जो है वो 80 रुपीज़ का हो गया है। इसका मतलब है कि ये जो डॉलर का रेट है वो क्या हो गया, इंक्रीज हो गया है ना। रुपी के कंपैरिजन में तो इंक्रीज हो गया है। हम बोल सकते हैं कि फॉरेन एक्सचेंज यहाँ पे दिस इज इंक्रीज इन फॉरेन एक्सचेंज। और जब भी ऐसा केस होता है कि फॉरेन एक्सचेंज जो है वो इंक्रीज करता है तो हम उसे अपने लैंग्वेज में, अपने पॉइंट ऑफ व्यू से, या हम कह सकते हैं कि अपने इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करेंगे तो हम उसको कहेंगे कि मेरी करेंसी डेप्रिशिएट हो गई। क्या हो गई, करेंसी डेप्रिसिएशन। इस पर्टिकुलर चीज़ को जब भी फॉरेन एक्सचेंज रेट इंक्रीज होती है उसे हम बोलते हैं करेंसी डेप्रिसिएशन। इसका क्या मतलब हुआ करेंसी डेप्रिसिएशन का, कि डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी इन टर्म्स ऑफ फॉरेन करेंसी। अगर फॉरेन करेंसी के टर्म्स में बात की जाए तो हमारे डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू तो डिक्रीज हो गई, इसीलिए हम उसे बोलेंगे क्या, करेंसी डेप्रिसिएशन। ये बात समझ में आई सबको? ओके। अब जो करेंसी डेप्रिसिएशन होती है, करेंसी डेप्रिसिएशन होने का ना कुछ इफेक्ट होता है, यानी कि इससे क्या फर्क पड़ता है। अगर करेंसी डेप्रिशिएट होती है तो इससे हमारे मार्केट में, हमारी इकोनॉमी में क्या क्या इफेक्ट आता है। और ये इफेक्ट समझने के लिए यहाँ लिखा हुआ दिख तो रहा है, लेकिन इसे समझने के लिए ना हम अपनी पहले कुछ एग्जाम्पल देखेंगे, कुछ एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करेंगे। और उस एग्जाम्पल के लिए चलो यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल ये इंडिया है। इंडिया में कोई पर्सन है यहाँ पे, या कह सकते हैं कि चलो ये इंडिया है, हाँ, और यहाँ पे यूएस और ये रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड है। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड मतलब वर्ल्ड का कोई भी पार्ट ले लेते हैं। और ये यूएस कंट्री में एक पर्सन बैठा हुआ है, पर्सन ए नाम दे देते हैं हम इसे। अब ये पर्सन ए जो है इसने और यहाँ पे एक एग्जांपल में हम लोग पहले मान लेते हैं कि हमारी करेंसी की वैल्यू क्या चल रही है। तो ये $1 जो है अभी जो है वो 100 रुपये का है। $1 की वैल्यू क्या चल रही है, 100 रुपये चल रही है मेरे एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग। और $1 100 रुपये की चल रही है। फिर उसके बाद ये पर्सन जो यूएस में बैठा हुआ एक आदमी है, पर्सन ए ने सोचा कि चलो शॉपिंग की जाए। शॉपिंग करने के लिए वो जो है वो कहीं पे ब्राउज करता है और उसने देखता है कि इंडिया में एक टी शर्ट बिक रही है, कह सकते हैं। चलो एक बुक ले लेते हैं। इंडिया की एक बुक उसे बहुत पसंद आई, जो कि इंडियन ओरिजिन, यहाँ पे इंडिया में ही उसका प्रोडक्शन हो रहा है और इंडिया वाले ही बेच रहे हैं उस बुक को। और उस बुक का प्राइस जो है वो कितना रुपये है, 100 रुपये की वन बुक है। 100 रुपये की बुक परचेज करनी है इसको। और पर्सन ए जो है उसके पास अभी अपने पॉकेट में $1 रुपये हुए है। तो वो अगर कैलकुलेट करेगा, देखिएगा कि $1 जो है वो कितने रुपए की वैल्यू, 100 रुपये की इक्विवेलेंट है। तो वो क्या करेगा, वो ऑर्डर प्लेस कर देगा और इंडिया से वो वाली बुक जो है, जो ₹100 की इंडिया में बिक रही थी, वो परचेज करके अपने कंट्री में ले आएगा। तो अगर हम इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, हम अपनी बुक, अपने कंट्री की बुक यूएस के मार्केट में बेच रहे हैं। इसका मतलब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे एक्सपोर्ट कर रहे हैं, है ना। वन बुक को क्या कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं। इस बुक को यहाँ से यहाँ तक एक्सपोर्ट कर रहे हैं। ये बात समझ में आई? जब इंडिया से बुक यूएस मार्केट में गया, वो एक्सपोर्ट हुआ। अब कुछ टाइम बीता, अब क्या हुआ, मार्केट में रेट चेंज हो गए, यानी कि अब $1 जो है, पता चला कि $1 की रेट बढ़ के हो गई 200 रुपये के इक्विवेलेंट। अब जो है $1 200 रुपये में आता है। फिर जो है किसी और दिन ये पर्सन ने जो है बोला कि चलो मुझे और बुक खरीदनी है, या अपने दोस्तों को गिफ्ट करना है, बांटना है, जो भी काम से करना है। अब वो जाएगा अगर वो बुक लेने के लिए, तो उसने मार्केट में देखा कि डॉलर की क्या रेट चल रही है। देखा उसने कि $1 जो है अब वो 100 का ना होकर 200 रुपये की वैल्यू के बराबर हो गया है, यानी कि रेट जो है, फॉरेन एक्सचेंज रेट जो है यहाँ पे इंक्रीज हो गया है। अब ये क्या करेगा कि जो वो पहले पर्सन ए $1 में एक बुक खरीद पा रहा था, क्योंकि बुक की रेट में तो कोई भी चेंज नहीं आने वाला है ना। ये जो पर्सन है वो अपनी बुक अभी भी 100 रुपये में ही बेच रहा है। डॉलर की रेट में चेंज आया है, ना कि बुक की रेट में कोई चेंज आया है। अभी भी मार्केट में इस बुक 100 रुपये की ही बिकेगी है। तो ये क्या करेगा, पर्सन ए क्या करेगा, अब यहाँ से वो
ऐसी 2 बुक ऑर्डर कर लेगा, ठीक है, 2 बुक्स ऑर्डर कर लेगा। 2 बुक्स क्यों ऑर्डर कर लेगा? क्यों? क्योंकि अब उसको $1 के अंदर ही, एक ही डॉलर में दो, उसी रेट पे, उसके $1 के रेट में ही उसको 2 बुक मिल जा रही थी। तो वो क्या करेगा, 2 बुक ऑर्डर कर लिया, उसको फायदा हो गया कि उतना ही पैसा दे के पहले जो 1 बुक मिल रही थी अब जाके 2 बुक मिलने लगी। तो एक एग्जाम्पल के लिए मान लो अगर यही रेट बढ़ के अब जो है 400 रुपये का हो गया, यानी कि $1 अगर 400 का हो जाता है तो इंडिया से वो कितनी बुक खरीद सकता है? 1 2 3 4 बुक परचेज कर सकता है ना। इसका मतलब है इंडिया वाले अब ज्यादा एक्सपोर्ट कर रहे हैं। डॉलर की रेट अगर 100 थी तो सिर्फ 1 बुक का एक्सपोर्ट हो रहा था, डॉलर की रेट 200 हुई तो अब 2 बुक एक्सपोर्ट हो रही थी, यानी विदेश जा रहा था सामान। और जब 400 हो गई तो अब 4 बुक एक्सपोर्ट हो गई। अगर हम यहाँ के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे, इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इंडिया का एक्सपोर्ट जो है वो बहुत तेजी से बढ़ गया है ना। तो करेंसी डेप्रिसिएशन होने का पहला रिजल्ट तो ये निकल के आया, इफेक्ट निकल के आया कि जो एक्सपोर्ट है वो इंक्रीज हो जाता है, बिकॉज डोमेस्टिक गुड बिकम चीपर, क्योंकि हमारी कंट्री की गुड इन फॉरेनर्स के लिए, इनके लिए जो है बहुत चीप हो गई, बहुत ही सस्ती में मिलने लगी, ठीक है। उसी तरीके से अगर हम बात करते हैं कि एक और एग्जांपल लेते हैं, एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। इस दूसरे एग्जांपल में देखते हैं कि अगर इस पर्सन को, पर्सन ए जो है, ये पर्सन ए जो है जो फॉरेन में बैठा हुआ है यूएस के मार्केट में, पर्सन ए, इस पर्सन ए ने इस बार इंडिया के किसी पर्सन को कोई सामान खरीद के लाना है और यूएस मार्केट से लेके आना है, यानी कि इनसे जो है ना, मान लेते हैं हॉट व्हील्स कार लेके आनी है या कोई टॉय परचेज करना है, ठीक है। अब क्या करेगा, जब भी फॉरेन से प्रोडक्ट आता है हमारी कंट्री में, उसे हम क्या नाम देते हैं? इंपोर्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम उसे? इंपोर्ट कराना। अब एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं कि $1 जो है पहले 50 रुपये का था। तो जब 50 रुपये का था तो क्या करेगा, ये जो पर्सन है, ये जो भी इंपोर्ट कराएगा, फॉरेन से गुड मंगाएगा, और यहाँ से मान लेते हैं कि एक हॉट व्हील कार का सेट मंगाया, तो पहले वो एक ही सिर्फ मंगाएगा 50 में, क्योंकि वो $1, इसकी कीमत कितनी थी? $1 थी, तो वो एक सेट मंगाया, है ना। अब अगर जो है, या उसके पास जो है टोटल मान लेते हैं अगर 100 रुपये है, तो वो यहाँ से दो इंपोर्ट करा सकता है, 2 गुड्स मंगा सकता है, $1, और इनके पास कितना है जेब में? इनके पास जेब में 100 रुपीज़ है, तो वो 100 रुपये में वो कह सकता है कि मैं $2 तक अफोर्ड कर सकता हूँ, तो कितना सामान मंगा लेगा जो है, वो 2 गुड्स का इंपोर्ट करा लेगा। और फिर अगर फर्ज करते हैं एग्जाम्पल के लिए कि $1 का रेट जो है वो 50 रुपये से बढ़ के 100 रुपये बढ़ गया, अभी भी इस पर्सन के पास कितना रुपए है? सिर्फ 100 रुपये है। तो क्या इस केस में ये यूएस मार्केट से 2 गुड्स को इंपोर्ट करा सकता है? नहीं करा सकता है। अब जो है उसके पास सिर्फ 100 रुपये है, और 100 रुपये में सिर्फ एक ही सामान को इंपोर्ट करा सकता है। तो हम ये कहेंगे कि अगर करेंसी डेप्रिशिएट होती है तो जो इंपोर्ट है वो डिक्रीज हो जाता है। इसका मतलब है क्यों होता है? बिकॉज फॉरेन गुड्स बिकम कॉस्टलियर, यानी कि इंडियन के लिए फॉरेन गुड्स जो है अब कॉस्टली हो गया, यानी इंपोर्ट जो है वो कम से कम होगा। पहले जहां 2 गुड मंगा सकते थे वहां सिर्फ वो 1 गुड कर दिया, यानी इंपोर्ट क्या हो गया? डिक्रीज हो गया। लेकिन फॉरेनर्स के लिए करेंसी डेप्रिशिएट होने पे फॉरेनर्स के लिए सामान जो है वो चीप मिलने लगता है और चीप हो जाता है। पहले वो 1 टी शर्ट मंगा रहा था या 1 बुक मंगा रहा था, अब जो है वो 2 बुक ऑर्डर कर सकता है ना, या अगर 400 हो गया तो 4 बुक ऑर्डर कर सकता है। तो ये क्वांटिटी एक्सपोर्ट की तो बढ़ जाती है, बट इंपोर्ट की क्या हो जाती है? कम हो जाती है। ओके, इसको एक बार फिर से रिवाइंड करके देखना, जहां पे भी डाउट हो वो क्लियर हो जाएगा कि क्यों चीजें महंगी हो जाती हैं इंडियंस के लिए, और क्यों जो है फॉरेनर्स के लिए वही गुड जो है वो चीप हो जाता है, और जिसकी वजह से क्या इम्पैक्ट पड़ता है कि एक्सपोर्ट इंक्रीज हो जाता है बट इंपोर्ट जो है वो डिक्रीज हो जाता है अगर करेंसी डेप्रिशिएट होती है तो। ठीक है, अब हम लोग एक चीज पढ़े थे वहां पीछे कि मैनेज फ्लोटिंग क्या होता है, और मैनेज फ्लोटिंग में ये देखा था कि जो रेट ऑफ एक्सचेंज होता है ना, उसे मार्केट फोर्सेस यानी डिमांड एंड सप्लाई कर्व से डिसाइड होता है। बट उसमें दूसरी बात ये देखी थी कि गवर्नमेंट इंटरवेंशन करती है, याद आया?
गवर्नमेंट इंटरवेंशन करती है, गवर्नमेंट इंटरवेंशन किस तरीके से करती है, ये चीजें हमें समझनी थी। अब जो गवर्नमेंट है वो इंटरवेंशन करती है, यानी कि ये जो रेट में जो करेंसी डेप्रिशिएट हो रही है, इस रेट को गवर्नमेंट चाहे तो ठीक कर सकती है। किस तरीके से ठीक कर सकती है? आरबीआई उसमें रोल प्ले करती है। और आरबीआई, क्वेश्चन भी लिखा है यहाँ पे, हाउ डज आरबीआई ब्रिंग्स डाउन द फॉरेन एक्सचेंज रेट। ये जो फॉरेन एक्सचेंज रेट इंक्रीज हो रहा है, इसको नीचे लाने का काम आरबीआई कैसे करेगी, यानी गवर्नमेंट अपना इंटरवेंशन कैसे दिखाएगी? देखो ऐसे दिखाएगी। गवर्नमेंट क्या करेगी ना, आरबीआई क्या करेगी, आरबीआई सेल कर देगी। किस चीज को? आरबीआई सेल द फॉरेन एक्सचेंज फ्रॉम इट्स रिजर्व एंड इंक्रीजेस द सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। आरबीआई पता है यहाँ क्या करेगी, आरबीआई के पास जितना भी फॉरेन एक्सचेंज का रिजर्व बना के होगा, रिजर्व रखती है अपने पास, उस रिजर्व को मार्केट में सेल कर देगी। अब मार्केट में रिजर्व अगर सेल कर देती है फॉरेन एक्सचेंज के, तो यानी कि मार्केट में फॉरेन एक्सचेंज की सप्लाई बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। रिजर्व आरबीआई अगर सेल करती है फॉरेन एक्सचेंज का, तो उससे क्या होता है कि मार्केट में सप्लाई बढ़ जाती है, सप्लाई इंक्रीज हो जाती है फॉरेन एक्सचेंज की। और हम लोग ये एक केस अभी पढ़े हुए हैं अपने पिछले वाले क्लास में कि जब भी डिमांड कर्व हो गया, सप्लाई कर्व हो गया, और अगर मार्केट में सप्लाई इंक्रीज हो जाता है फॉरेन एक्सचेंज का, यानी कि सप्लाई कर्व किधर की तरफ, राइटवर्ड की तरफ शिफ्ट हो जाता है, नया S1 बन जाएगा सप्लाई कर्व, तो जो न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट निकल के आएगा, उससे हम देखेंगे कि वो पुराने वाले रेट से कहीं ना कहीं कम हो जाता है। यानी पहले $1 अगर 70 रुपये का था, तो आरबीआई ने मार्केट में बेच दिया फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को, जिसकी वजह से सप्लाई बढ़ गई, और सप्लाई के बढ़ने की वजह से क्या हो गया, रेट जो है वो अपने आप से ही डिक्रीज होके पहले जो 70 था वो 60 हो गया, यानी कि $1 अब 60 रुपये का हो गया। तो इस तरीके से आरबीआई जो है वो क्या करती है, रेट को कंट्रोल करती है। अगर रेट जो है वो ज्यादा होता है, यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा था, रेट हमारा इंक्रीज कर रहा था, तो रेट को कम करने के लिए मार्केट में सप्लाई इंक्रीज कर देगी, और सप्लाई इंक्रीज करते ही अल्टीमेटली अपने आप ही रेट जो है क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ओके, आई होप ये आपको समझ में आया है। अब इसके बाद जो है हमारा नेक्स्ट वाला इसी से रिलेटेड टॉपिक है कि अगर करेंसी डेप्रिसिएशन ये होता है, तो हम करेंसी एप्रिसिएशन किसे बोलते हैं, व्हाट इज करेंसी एप्रिसिएशन? लेट्स सी। करेंसी एप्रिसिएशन में बोल रहा है ना कि जैसे अर्लियर प्राइस अगर $1 की थी 80 रुपीज, और अब ये जो रिड्यूस होके, कम होके अगर वो 60 रुपीज हो जाती है, तो हम यहाँ यही बोलेंगे ना कि ये जो फॉरेन करेंसी थी वो डिक्रीज हो गई है। फॉरेन एक्सचेंज रेट 80 से 60 में आ गया, यानी कि जो रेट है वो क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। और अगर हम इसको भी इकोनॉमिक्स टर्म में बात करेंगे, तो रेट के डिक्रीज होने को बोला जाता है करेंसी एप्रिसिएशन। हमारे इकोनॉमिक टर्म में बोला जाता है क्या, करेंसी एप्रिसिएशन। यहाँ करेंसी एप्रिशिएट हो रही है। क्यों एप्रिशिएट हो रही है? क्योंकि हमारे डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू बढ़ गई इन टर्म्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, है ना। पहले जो हम 80 रुपए दे रहे थे, अब हम सिर्फ 60 रुपए दे के परचेज कर सकते हैं, सामान खरीद सकते हैं, है ना। तो ये हमारे लिए फायदे की बात हुई। फायदे की बात हुई तो हम बोलेंगे इसको क्या हो गया, ये करेंसी एप्रिसिएशन हो गया, क्योंकि हमारे डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू इंक्रीज हो गई है। अब इसको क्या इफेक्ट पड़ेगा, इसका भी कुछ ना कुछ मार्केट में इफेक्ट पड़ेगा। अगर करेंसी एप्रिशिएट होती है, तो इस बार हम जस्ट इसका उल्टा काम करने वाले हैं डेप्रिसिएशन का, कि अब एक्सपोर्ट जो है फॉरेनर्स के लिए हमारे गुड्स जो हैं सस्ते नहीं रहेंगे, उनके लिए हमारे गुड कॉस्टली हो जाएंगे, क्योंकि उनको ज्यादा जो है अपना डॉलर लगाना पड़ेगा इंडियन सामान खरीदने के लिए। इसका मतलब है डोमेस्टिक गुड जो है वो कॉस्टली हो जाएंगे और एक्सपोर्ट डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, दूसरा रिजल्ट ये आएगा कि इंपोर्ट अब बढ़ जाएगा। अब इंडियन ज्यादा से ज्यादा सामान जो है वो फॉरेन कंट्री से खरीद पाएंगे, क्योंकि इंडियंस के लिए फॉरेन गुड्स जो है वो चीप हो जाएंगे अगर करेंसी एप्रिशिएट होती है। तो इस केस में भी आरबीआई कुछ ना कुछ इंटरवेंशन करती है। जो भी मार्केट फोर्सेस से रेट अगर एप्रिशिएट होकर आ रहा था, तो आरबीआई उसको कंट्रोल करने की कोशिश करती है अपने इंटरवेंशन करके। कैसे इंटरवेंट करती है कि परचेज करने लगती है। इस वाले केस में फॉरेन एक्सचेंज फ्रॉम द मार्केट से फॉरेन एक्सचेंज पर परचेज करके, अब जब मार्केट में फॉरेन एक्सचेंज बहुत कम हो जाएगा, सारा आरबीआई के पास चला जाएगा, आरबीआई खरीद लेगी। इसकी वजह से रिजल्ट ये होता है ना कि डिमांड जो है फॉरेन एक्सचेंज का वो इंक्रीज हो जाता है।
समझ में आया? जब सारे फॉरेन एक्सचेंज को आरबीआई ही खरीद लेगी, परचेज कर लेगी, तो लोगों के पास तो डिमांड और ज़्यादा बढ़ जाएगा ना कि मुझे भी चाहिए फॉरेन एक्सचेंज। उनके पास ज़्यादा फॉरेन एक्सचेंज नहीं मिल पाएगा क्योंकि आरबीआई तो ज़्यादातर ले ही ली है। तो इससे रिजल्ट ये होता है कि देयर इज़ एन इंक्रीज इन डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज। और अगर हम लोग अभी पीछे पढ़े हैं लास्ट वाले क्लास में कि अगर डिमांड जो है फॉरेन एक्सचेंज का इंक्रीज होता है, यानी कि वो राइटवर्ड शिफ्ट होता है, तो जो न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट मिलता है वो न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट बताता है कि रेट क्या हो जाएगा, पुराने वाले इक्विलिब्रियम रेट से न्यू रेट जो है वो इंक्रीज हो जाएगा, है ना। यहाँ पे रेट क्या हो रहा था, फॉरेन एक्सचेंज का डिक्रीज हो रहा था। इसको ठीक करने के लिए आरबीआई ने क्या किया, परचेज करना शुरू कर दिया। परचेज करने की वजह से डिमांड में इंक्रीज आने लगा, और जब डिमांड में इंक्रीज आया तो अपने आप से ही रेट बढ़ने लगा। वापस से ये जो रेट घट रहा था वो फिर से क्या हो गया, बढ़ने लगा। यानी गवर्नमेंट ने अपना इंटरवेंशन किया। जैसे $1 पहले 70 का था, अब वो बढ़ के हो गया कितना, 80 रुपीज़ का। ओके, तो इसमें हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है कि करेंसी डेप्रिसिएशन क्या होती है, करेंसी एप्रिसिएशन क्या होती है, इनके इफेक्ट्स क्या क्या होते हैं, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट पे क्या इफेक्ट पड़ता है, रीजन क्या है उसका, और आरबीआई किस तरीके से एप्रिसिएशन को और डेप्रिसिएशन को, ये दोनों चीज़ों को कंट्रोल करती है। इसका ग्राफ बना के भी हम समझे गए कि किस तरीके से इंक्रीज होता है तो रेट चेंज होता है, और अगर सप्लाई में इंक्रीज आता है तो कैसे रेट चेंज होता है आरबीआई के इंटरवेंशन से। ओके, आई होप ये सारी चीज़ें समझ में आई हैं। अगर कोई डाउट है, कोई भी कंफ्यूजन है, तो आप इस वीडियो को एक बार फिर से उठा के देखना, फिर से रिवाइंड करके पॉज करके आराम से धीरे धीरे समझो, सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। ये चैप्टर में फॉरेन एक्सचेंज वाला पार्ट यहीं पे ख़त्म होता है। अब बस एक क्वेश्चन आपके लिए, होमवर्क वाला क्वेश्चन बाकी है। क्वेश्चन है ये कि यू हैव टू डिस्टिंग्विश बिटवीन करेंसी डेप्रिसिएशन एंड करेंसी डिवैल्यूएशन। ये आपका होमवर्क है, ये अपने आप से आप फाइंड करिए एंड नोटबुक में इसको लिखना है प्रॉपरली कि करेंसी डेप्रिसिएशन और करेंसी डिवैल्यूएशन, ये दोनों अलग वर्ड है, इनमें क्या डिफरेंस होता है। ओके, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वाले क्लास में।